कभी सोचा है कि एक कानून, सिर्फ एक बदलाव किसी देश का पूरा भविष्य कैसे बदल सकता है? 2014 के बाद से भारत के संविधान में कुछ ऐसे ही बड़े बदलाव हुए हैं। ये सिर्फ कानूनी किताबों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इन्होंने देश को एक नई दिशा दी है। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही 4 अहम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की और समझते हैं उनकी कहानी। ये 4 साल 2014, 2016, 2018 और 2019 ये भारतीय संविधान के लिए बहुत ही खास रहे हैं। हर साल एक ऐसा बड़ा बदलाव आया जिसने एक नई बहस छेड़ दी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं साल 2014 से और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले बात 2014 की। इस साल लाया गया 99वां संविधान संशोधन, जो सीधा सीधा जुड़ा था हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका से। और पता है, ये एक ऐसा बदलाव था जिसने सरकार और न्यायपालिका के बीच के रिश्ते पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी थी। तो असल में इस पूरे संशोधन के सेंटर में था NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इसका मकसद क्या था? मकसद था जजों की नियुक्ति का जो तरीका है उसे बदलना। मतलब जो कोलिजियम सिस्टम था जिसके तहत जज ही जजों को चुनते थे, सरकार उस सिस्टम को हटाकर एक नई व्यवस्था लाना चाहती थी। अब यहाँ पर मकसद और नतीजे के बीच एक बड़ा टकराव देखने को मिलता है। सरकार का कहना था भाई NJAC से जजों की नियुक्ति में ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ये तो न्यायपालिका की आज़ादी में सीधी दखलंदाजी है और बस इसी आधार पर 2015 में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक बता दिया गया। और यहीं से जजों की नियुक्ति पर वो बड़ी बहस फिर से शुरू हो गई जो आज तक चल रही है। तो अब 2014 से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे 2016 में। ये वो साल था जब एक ऐसा बदलाव आया जिसने हर नागरिक, हर व्यापारी मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी पर असर डाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 101वें संशोधन की। अच्छा, तो इस बदलाव से पहले क्या था? देश में टैक्स का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। सोचिए, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कितने ही अलग अलग टैक्स थे। तो 101वें संशोधन ने क्या किया? इन सबको एक साथ लाकर एक सिस्टम बना दिया, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसके पीछे आइडिया क्या था? एक देश एक टैक्स, मतलब एक ऐसा यूनिफाइड टैक्स सिस्टम जिससे बिजनेस करना आसान हो जाए। ठीक है, तो अब 2018 में चलते हैं। यहाँ पर फोकस इकोनॉमी से हटकर सीधा सोशल जस्टिस पर आ गया। इस साल आया 102वां संविधान संशोधन और इसका सीधा ताल्लुक था पिछड़े वर्गों के अधिकारों से। तो सवाल उठता है कि भाई इस बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर इसके पीछे मकसद क्या था? तो हुआ ये कि इस संशोधन ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी NCBC को एक कानूनी संस्था से उठाकर संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि कमीशन को सिविल कोर्ट जैसी पावर मिल गई। वो पिछड़े वर्गों से जुड़े मामलों की जांच कर सकता था, शिकायतें सुन सकता था। मतलब साफ था, पिछड़े वर्गों के अधिकारों को और ज्यादा ताकत देना। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, साल 2019। इस साल एक और बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ। एक ऐसा बदलाव जिसने भारत की रिजर्वेशन पॉलिसी में एक बिल्कुल नया चैप्टर जोड़ दिया। ये था 130वां संशोधन। तो इस संशोधन ने रिजर्वेशन के पूरे सिस्टम को आखिर बदला कैसे? मतलब इसका बेसिस क्या था? ऐसा क्या था इसमें जो इसे पहले के रिजर्वेशन सिस्टम से एकदम अलग बनाता था? देखिए, इस संशोधन ने रिजर्वेशन के लिए एक नई कैटेगरी ही बना दी, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और ये पहली बार हो रहा था कि रिजर्वेशन का आधार सिर्फ सोशल बैकवर्डनेस नहीं बल्कि इकोनॉमिक कंडीशन को भी बनाया गया। इसका मकसद साफ था, उन लोगों को रिजर्वेशन का फायदा देना जो सामाजिक तौर पर तो पिछड़े नहीं हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और इस नई कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन? पूरे 10%, सरकारी नौकरियों में भी और शिक्षण संस्थानों में भी। ये जो 10% का आंकड़ा है यही इस संशोधन की सबसे बड़ी बात थी। तो ये थे वो 4 बड़े संवैधानिक संशोधन। पर जब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ी पिक्चर क्या निकल कर आती है? इन बदलावों का असली मतलब क्या है? गहरा मतलब क्या है? सोचिए, ये 4 संशोधन देश के 4 अलग अलग पिलर्स को छूते हैं। 99वें ने जुडिशरी के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए। 101वें ने तो पूरी इकोनॉमी का टैक्स सिस्टम ही बदल डाला। 102वें ने सोशल जस्टिस की नींव को और मजबूत किया और 130वें ने बराबरी के मौके के लिए एक नया इकोनॉमिक क्राइटेरिया बना दिया।
ये सब मिलकर क्या दिखाते हैं? यही कि गवर्नेंस के हर पहलू में एक बड़े बदलाव की कोशिश हुई। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, ये 4 संशोधन सिर्फ कानून की किताबों में लिखे कुछ शब्द नहीं हैं। ये तो वो मील के पत्थर हैं जो बताते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। तो सोचने वाली बात यही है कि संविधान में होने वाले ये बदलाव आखिर किसी भी हम अक्सर सोचते हैं कि भारत का संविधान एक किताब है जो एक बार लिख दी गई और बस बात खत्म। पर क्या ये सच है? असल में ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ बदलता है, सांस लेता है। आज हम कुछ ऐसे ही हाल के और ऐतिहासिक बदलावों पर नजर डालेंगे जिन्होंने हमारे समाज और राजनीति को एक नई दिशा दी है। तो सवाल ये उठता है कि देश का सबसे बड़ा कानून, हमारा संविधान, आखिर बदलता कैसे है? क्या इसे बदलना आसान है? इसका जवाब एक बहुत खास संवैधानिक प्रक्रिया में छिपा है। और वो प्रक्रिया है संशोधन। जी हाँ, संशोधन। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे फोन या कंप्यूटर में जरूरी अपडेट्स आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये संविधान के लिए जरूरी अपडेट्स हैं। ये अपडेट्स पक्का करते हैं कि हमारा संविधान हमेशा आज के जमाने के हिसाब से काम करे। तो चलिए कुछ सबसे ताज़ा और असरदार अपडेट्स को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बदलावों की जिन्होंने सीधे सीधे सामाजिक न्याय और कह सकते हैं कि सियासत में लोगों की भागीदारी की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये वो कदम हैं जो तय करते हैं कि सत्ता में किसकी आवाज़ सुनी जाएगी। जरा इस नंबर को देखिए, 33%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हाल के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे संशोधनों में से एक की कहानी कहता है। कोई अंदाजा ये क्या हो सकता है? ये है 106वां संविधान संशोधन, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, और इसने एक बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की हैं ताकि फैसले लेने में उनकी भागीदारी बढ़ सके। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही संशोधन एक साथ दो बड़े काम कर जाता है। 104वें संशोधन के साथ बिल्कुल यही हुआ। एक तरफ तो इसने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण को और 10 साल के लिए बढ़ा दिया, और वहीं दूसरी तरफ एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो सीटें मनोनीत होती थी उस सिस्टम को खत्म कर दिया। चलिए अब एक और दिलचस्प कहानी पर आते हैं। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी केंद्र और राज्यों के रिश्ते से जुड़ी है। हुआ ये कि बीच में एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब राज्यों से अपनी ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की लिस्ट बनाने का हक ही चला गया था। तो सवाल ये है कि ये इतना जरूरी अधिकार उन्हें वापस कैसे मिला? इसका जवाब है 105वां संशोधन। देखिए, कहानी कुछ यूं है। पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसकी वजह से राज्यों के हाथ से ये अधिकार चला गया। अब इस संवैधानिक उलझन को सुलझाने के लिए पार्लियामेंट को बीच में आना पड़ा और 105वां संशोधन पास करना पड़ा, और इसके बाद ये पावर वापस राज्यों को मिल गई। अब तक तो हम देश के अंदर के बदलावों की बात कर रहे थे, पर अब एक ऐसे संशोधन की बात करते हैं जिसने सिर्फ कानून ही नहीं बदला बल्कि देश का नक्शा तक बदल दिया और दशकों से चला आ रहा एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी सुलझा दिया। जी हाँ, ये था 100वां संशोधन जो साल 2015 में हुआ। इसका सीधा ताल्लुक था भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन को लेकर चल रहे बहुत पुराने सीमा विवाद को सुलझाने से। ये शांति और कूटनीति की राह में एक बहुत बड़ा कदम था वाकई। तो इस संशोधन ने क्या किया? इसने भारत बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को कानूनी तौर पर लागू कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच जमीनों की अदला बदली हुई और सोचिए, दशकों पुराना एक विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये दिखाता है कि हमारा संविधान इंटरनेशनल रिश्तों को भी कैसे सही दिशा दे सकता है। तो ये कुछ बड़े उदाहरण थे। ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त और समाज की जरूरतों के साथ खुद को ढालता रहता है। और हाँ, एक बात और याद रखनी चाहिए, ये तो सिर्फ कुछ बड़े और चर्चित संशोधन थे। इनके अलावा भी ना कई छोटे छोटे टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव होते रहते हैं, और ये सब मिलकर एक ही बात साबित करते हैं कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक बहती नदी की तरह है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। महिला आरक्षण से लेकर ज़मीनी समझौतों तक ये जो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, आने वाले समय में ये भारत के समाज और सियासत को
किस तरह से बदलेंगे, इसका असर क्या होगा, इस पर सोचना